अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सीढ़ी, ये लैडर एग्जिस्ट करती है ना, तो पैसे को लेके आप कभी भी खुश या मुतमिन नहीं हो सकते। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं या 5 लाख कमा रहे हैं, इट डज़न्ट रियली मैटर। आपको हमेशा यही फील होता रहेगा कि आप एक स्टेप पीछे हैं, और यही खासियत है इस लैडर की। मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि 2026 के अंदर जो लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे को लेकर साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो लाजमी देखें। उस वीडियो के नीचे मुझे बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए, और उनसे एक कमेंट ये था कि हमें ये तो पता लग गया कि 2026 के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने नहीं बताई कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं, यानी आपका मनी गोल्स क्या हैं 2026 के। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि लोग कभी भी टेक्स्ट बुक की बातों से नहीं सीखते। आपको दुनिया जहान का मैं आके फ़लसफ़ा दे दूँ, आप उस चीज़ को नहीं समझ सकेंगे जब तक मैं आपको अपनी एग्जाम्पल से न समझा सकूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको 2026 के अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, किस तरह की मैं पोर्टफोलियो एलोकेशंस कर रहा हूँ, ताकि आप शायद मेरी एलोकेशन से, मेरी लर्निंग से कुछ ना कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। लेकिन सबसे पहले हमें ये जो लैडर थी ना, ये सीढ़ी है, इसको जलाना है, क्योंकि इसको जलाए बगैर ना आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। इस लैडर के पीछे की साइकोलॉजी को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको फिक्स नहीं करेंगे हमारे मनी गोल्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा। और इस लैडर, इस सीढ़ी को कहते हैं सोशल हायरार्की, और सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सोशल हायरार्की एक्चुअल में है क्या। माशरे के अंदर डिफरेंट स्टेटस के लोग होते हैं। कुछ गरीब होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उनको खुद भी नहीं आइडिया कि वो इस पैसे का करे क्या। इस पूरे सोशल स्टेटस को अगर हम एक स्पेक्ट्रम के ऊपर रखें तो हमें पता लगा है कुछ इस सोशल हायरार्की के अंदर ना, कुछ लोग बहुत नीचे होते हैं, कुछ मिडिल में होते हैं, कुछ टॉप पे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मिडिल में लोग होंगे, अगर हम इसको एक लैडर की एग्जांपल समझें कि फॉर एग्जांपल जो बॉटम ऑफ द लैडर होगा वो लोग होंगे जो कि सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। देन जो मिडिल में लोग होंगे वो सिर्फ कंफर्ट के लिए लड़ रहे हैं। जो टॉप पे लोग होंगे वो सुपीरियॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं। यानी जब आप बिल्कुल नीचे हैं ना, तो आप सिर्फ सर्वाइवल वाली चीज़ें देखेंगे, यार मुझे ये चीज़ मिल जाए, बस दैट्स इट। लेकिन जैसे जैसे आप इस लैडर में ऊपर जाना चाहते हैं, आप कहते हैं यार अब मैं चीज़ें डिजर्व करता हूँ, नाउ आई नीड कंफर्टेबल थिंग्स। आप कंफर्टेबल थिंग्स के पीछे भागते हो, और जब उससे भी आपका दिल भर जाता है, और इस स्टेटस पे, इस हायरार्की में जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, आपका दिल करता है कि यार जो चीज़ें मेरे पास हैं वो दूसरे के पास ना हो। और वहाँ पे एक चीज़ स्टार्ट होती है जिससे कॉल्ड सोशल वॉर, कि आप कहते हैं कि यार जो चीज़ उसके पास है या तो मैं वो लूँगा, या फिर मैं कोई एक ऐसी चीज़ लूँगा जो कि वो कभी ले नहीं सकता। और इसके पीछे ना बड़े बड़े लोगों का दिवालिया निकल जाता है। अब जैसे जैसे आप इस लैडर में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, तो आपका जो दिमाग है ना, आपके साथ बड़ी गेम्स खेल रहा होता है। वो जितनी प्रोग्रेस आपने उस लैडर में ऊपर चढ़ते हुए की थी, वो सारे कुछ डिलीट कर देता है। यानी आपको इस लैडर पे ऊपर चढ़ते हुए नीचे की प्रोग्रेस, नीचे के लोग नज़र नहीं आते, बल्कि आपको सिर्फ नज़र आते हैं तो ऊपर के लोग। यानी मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैं कल को कहाँ पे जाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ वो नज़र आना है, और मैं उसके पीछे भागी जा रहा हूँ। और यहाँ पे क्रिएट होता है सोशल डेट, जिसे साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल ने बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है कि ये किस्म का इनविजिबल प्रेशर है। यानी ज़िंदगी के अंदर जो जो चीज़ें आप लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, वो आप इस प्रेशर में ले रहे हैं कि यार दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैं मीट कर सकूं। यानी अगर एक बंदा मेरे बारे में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार ये बंदा इतना अच्छा कमा रहा है तो उसको ये गाड़ी रखनी चाहिए, तो उसकी वो एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए मैं वो गाड़ी लूँगा, चाहे मुझे वो ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन मैं वो चीज़ लूँगा। मैं अपने कंफर्ट के लिए कभी भी चीज़ नहीं लूँगा। और जब जब ये सोशल डेट आप पे करते रहेंगे, यानी आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करते करते अपना पैसा लगाते रहेंगे, देयर विल बी अ टाइम कि जहाँ पे आपके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा या आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। बिकॉज ये जो लैडर है ना, इसकी कोई टॉप नहीं है। यानी लोगों के पास इतना इतना पैसा है कि आप कभी भी किसी को मीट कर ही नहीं सकते। तो इस सोशल डेट के पीछे काफ़ी ज़िंदगियाँ ख़राब हुई हैं, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी ना इस सोशल डेट की वजह से ख़राब हो रही है। और नवाब रविकांत का बड़ा खूबसूरत कोड है जो कि मैं ऊपर अंग्रेज़ी में लगा दूंगा, लेकिन उसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के अंदर जब भी आप सोशल गेम खेलते हैं, सोशल स्टेटस की गेम खेलते हैं, और हायरार्की में ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो ये एक किस्म की जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम कौन सी होती है कि जब भी उसमें कोई बंदा जीतेगा तो एज कंपेयर टू अदर्स दूसरे को हारना पड़ेगा। यानी एक बंदा जीतेगा, वो तब भी जीतेगा जब दूसरा बंदा हारेगा। और कहता है इस गेम के अंदर, सोशल हायरार्की में ऊपर आने की जो गेम है, इसके अंदर अगर आप जीत रहे हैं आज, तो हार कौन रहा है? आपका फ्यूचर सेल्फ। तो ये गेम आपने बड़ी सोच समझ के खेलनी है। और वेल्थ हमेशा वही चीज़ होती है जो आपने पैसा स्पेंड नहीं किया। तो द मनी नॉट स्पेंड इज़ योर वेल्थ। अगर आपने गाड़ी लेने के आपके पास पैसे हैं और आपने गाड़ी नहीं ली, दैट इज़ योर वेल्थ। अगर आप वो गाड़ी ले लेते हैं तो लोगों को लगेगा अमीर कितने हैं, रिच कितने हैं, लेकिन वेल्थ इज़ अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। तो आपको अपने सोशल गेम अलहदा करनी है और अपने सेल्फ को अलहदा करना है, और आपने सोचना है कि मेरे फ्यूचर सेल्फ को
क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या करना है। और इस फ्यूचर सेल्फ के ऊपर ना मेरा अगला जो वीडियो का पोर्शन है वो डेडिकेटेड इसी चीज़ के ऊपर है। तो मेरा प्लान तो यही है कि 2026 के अंदर ये जो सोशल डाटा है इसके ऊपर मैंने बैंक्रप्सी फाइल कर देनी है। भाई मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें लूँ। मैं वो चीज़ें लूँगा जो मुझे सेटिस्फाई करती हैं। अगर मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, मैं नाइसर कार डिज़र्व करता हूँ या नाइसर कार लेना चाहता हूँ या एक अच्छा घर लेना चाहता हूँ, तो उस थॉट प्रोसेस के पीछे ये होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे खुशी देगी या इस चीज़ की कोई यूटिलिटी है। अगर मेरे पीछे ये है कि मैं किसी लोगों को दिखाऊंगा और किसी की एक्सपेक्टेशंस को मीट करवाने के लिए ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो देन इट्स द बिगेस्ट फ्लॉ इन योर होल फाइनेंशियल प्लानिंग। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक आपके मसले मसाइल आते रहेंगे। तो 2026 की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने अपने आप को सोशल गेम में पीछे करना है और आपने ये गेम हार जानी है। बिकॉज जब तक आप ये गेम जीतते रहेंगे तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम पैसे को स्पेंड नहीं करेंगे लोगों के ऊपर या लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करवाने के लिए, तो अब इस पैसे का करना क्या है? अब हमने ड्रैगन तो बन के नहीं रहना हॉबिट वाले ड्रैगन की तरह कि भाई अपने जो पूरा पैसा पूरी सेविंग्स के ऊपर बैठ जाना है, कोई आएगा उसको हमने आग मार के ख़त्म कर देना है। बट देयर इज़ अ पॉइंट टू इट एंड देयर इज़ अ थिंग अबाउट सेविंग जो लोग मोस्टली इसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझते कि सेविंग्स का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को सेव कर रहे हैं। जब भी ज़िंदगी के अंदर आप कोई भी चीज़ लेंगे स्पेंड करेंगे तो वो आपका पैसा स्पेंड हो रहा है, चाहे वो आप कोई चीज़ें ले रहे हैं या फिर आप सेविंग्स कर रहे हैं। क्योंकि जब सेविंग्स कर रहे हैं तो सेविंग वाला पैसा कभी ना कभी तो जाके स्पेंड होगा, कोई ना कोई तो जाके उसको करेगा। एंड दैट इज़ योर फ्यूचर सेल्फ। के फ्यूचर सेल्फ वाला बंदा, फ्यूचर सेल्फ वाला जिशान, आज आप जो सेव कर रहे हैं, जो मैं सेव कर रहा हूँ, वो फ्यूचर सेल्फ वाला बंदा आके उसको यूज़ करेगा। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आज हम जो डिसीजंस ले रहे हैं अपनी इन्वेस्टिंग को लेके, अपनी सेविंग्स को लेके, दैट इज़ फॉर द फ्यूचर सेल्फ। और इस चीज़ को मैं रिलेट करूंगा डैनियल कैनीमैन से, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ की है कि वो लोगों को समझ सकें, उनके दिमाग को समझ सकें कि वो बैड डिसीजन क्यों लेते हैं। और उन्होंने बोला था कि वही इंसान कामयाब हो सकता है जिसके पास एक वेल कैलिब्रेटेड सेंस ऑफ फ्यूचर रिग्रेट है। यानी वो अपने आज के डिसीजन इस तरह ले रहा है कि यार मेरा जो फ्यूचर में इस डिसीजन का इम्पैक्ट होगा उसमें जो मुझे रिग्रेट है वो कम हो। क्योंकि जब तक वो रिग्रेट मुझे फ्यूचर में जाके होगा तो आज का जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ना, वो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन एट ऑल। इसका मतलब क्या है कि हम अपने जो फ्यूचर सेल्फ की पेन को प्रेडिक्ट करने में काफ़ी बुरे हैं। यानी अगर हम आज बड़े कंफर्टेबली बैठ के वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो पैनिक, वो दर्द को हम नहीं फील कर सकते जो कि शायद आपकी फ्यूचर सेल्फ को 60 साल की उम्र में आए, जब आपके पास दवाइयों के या फिर अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबली गुजारने के पैसे ना हो। या फिर वो दर्द जो कि एक 30, 35, 40 साल के आपकी फ्यूचर सेल्फ पे आए, जब आपका बेटा या बेटी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाह रही है और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसको किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज सकें। तो वो जो दर्द था वो आप अभी फील नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक किस्म की स्ट्रेंजर बंदे का दर्द है। और वो आपको तब तक फील नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ से खुद नहीं गुजरेंगे, और वो खुद तब भी गुजरेंगे बिकॉज इट्स यू। तो आपके आज वाले बंदे को फ्यूचर का नहीं पता, और हम डिसीजंस हमेशा लेते हैं आज के लेके कि आज हमें गाड़ी मिल जाए, आज हम जिंदगी अच्छी गुजार लें। हम अपने फ्यूचर सेल्फ वाले लोगों को नहीं देखना चाहते जो कि कंप्लीट डिफरेंट पीपल होंगे। एंड माई प्लान, फाइनेंशियल गोल जो मैं पूरी ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहा हूँ वो भी इसी के अराउंड है, क्योंकि मेरी टाइमलाइन के ऊपर 3-4 किस्म के निशान एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन 3-4 किस्म के निशान के लिए डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स हैं, और मैं उस लिहाज से आज प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि जब भी मैं उन लोगों से मिलूँ मुझे शर्मिंदगी ना होनी पड़े, मुझे दुख से उनकी आंखें ना मिलानी पड़े। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ माई फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि मैंने इन 3 डिफरेंट निशान के लिए की हुई है। तो जो सबसे पहला फ्यूचर निशान होगा वो होगा फादर निशान, यानी उसकी एक बेटी होगी जो किसी टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगी। अब मेरा गोल क्या है कि मैं उस फ्यूचर निशान को शर्मिंदा ना करूं और उसके लिए इतनी अच्छी प्लानिंग करूं कि उसके पास इतने पैसे हों कि वो पैसों की फिक्र किए बगैर उसको टॉप यूनिवर्सिटी में भेज सके। अब मैं इस बकेट में क्या कर रहा हूँ कि मैं टॉप ब्लू चिप कंपनीज, जो पाकिस्तान की ब्लू चिप कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्ट करूंगा। अब ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती हैं कि जो कि 30-40 साल पहले एग्जिस्ट कर रही हैं और अभी भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी बिजनेस के अंदर उनका नाम है, अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो माने जाते हैं, और फ्यूचर के अंदर भी आपको लग रहा है कि 30-40 साल तक वो एग्जिस्ट करती रहेंगी। दीज आर कॉल्ड अ ब्लू चिप कंपनीज। अगर आप ये ढूंढने जाएंगे आपको ढूंढने में इतना मसला नहीं होगा। मेरा काम क्या है कि अगर मैं हर महीने पैसे डाल रहा हूँ, SIP कर रहा हूँ, और मेरा इतना फ्यूचर में मेरी कमिटमेंट मैं देने का सोच रहा हूँ, तो मेरा काम बनता है कि मैं बैठ के उस पर रिसर्च करूँ, बिकॉज दिस इज़ फॉर द फ्यूचर जिशान जो कि अपनी बेटी पे पैसा लगाना चाहता है। तो मैं इसमें कोई भी कमी कोताही या सुस्ती नहीं करना चाहता। तो आई स्टडी कंपनीज, मैं लोगों को सुनता हूँ जिनको कंपनीज का मुझसे ज़्यादा पता है, मैं उनके एनालिसिस को देखता हूँ। मैं यूट्यूब के ऊपर जाके अब्दुल रहमान भाई हैं उनको देख लेता हूँ, देन देयर इज नुक्ता बिजनेस उनको देख लेता हूँ, देन सरमाया फाइनेंशियल उनको देख लेता हूँ।
पॉइंट इज़ कि टू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कैसे कंपनीज, कैसे कैसे बिजनेस इवॉल्व हो रहे हैं और मैंने अपने आप को कहाँ पे स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना है ताकि मैं कोई गलती ना कर सकूँ। अगर मैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर उस कंपनी में कोई मसले आ जाते हैं, आई विल बी कनेक्टेड विद इन द इकोसिस्टम, जहाँ पे मुझे पता लग जाएगा इस कंपनी में कोई मसले आ रहे हैं, तो आई शुड जिस वहाँ से मैं पैसा निकालूँ कि किसी और कंपनी में डाल दूँ। द पॉइंट इज़ कि आपने सिर्फ अंधों की तरह पैसे नहीं डालने, बल्कि हमने अपनी रिसर्च को जारी रखना है ताकि आप अपने फ्यूचर सेल्फ, जो फ्यूचर रिग्रेट आपको हो सकती है, वो ना हो। और यहाँ पे आप ब्लू चिप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार मैं ब्लू चिप कंपनीज के अंदर कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आता, तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड्स का बताया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और चीज़ का बताऊंगा विच आर कॉल्ड ETFs। अब ETFs क्या होते हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक फंड था उसी तरह के होते हैं, लेकिन ये ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू आप इसको ले सकते हैं। आप इसको म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं ले सकते, लेकिन इसको जो मैनेज कर रहे होते हैं वो म्यूचुअल फंड की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वही कर रही होती हैं। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आप ब्रोकरेज अकाउंट के ऊपर जाके, जैसे आप कोई कंपनी खरीद रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, वहाँ पर जाके आप ETF के शेयर्स खरीदेंगे और बैक एंड पे ETFs उसी तरह कंस्ट्रक्ट हुआ होगा जैसे कि स्टॉक फंड हुआ होता है। यानी एक ETF के पीछे 10 कंपनीज हो सकती हैं, 15 कंपनीज हो सकती हैं, उनकी जो वेटेज है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप एक स्टॉक लेंगे तो आप उसके पीछे आपकी जो पैसा उस वेटेज के लिहाज से इन्वेस्टेड हो जाएगा। तो ये काफ़ी लो कॉस्ट होता है, इसमें आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू स्टॉक फंड। तो लोग मोस्टली प्रॉब्ली ये प्रेफर करते हैं ओवर स्टॉक फंड्स। मैंने खुद ETFs में नहीं किया इन्वेस्ट, लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल दैट यू कैन डू इट। और USA के अंदर मोस्टली लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे लाइक टू इन्वेस्ट इन ETFs इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो ये चीज़ आप भी देख सकते हैं। एंड द सेकंड ज़िशान इज अ रिटायर्ड ज़िशान। अब वो फ्यूचर ज़िशान जो 60 साल का हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है, अब उसकी ज़िंदगी के अंदर वो स्पार्क नहीं रहा, वो एनर्जी नहीं रही कि वो जाके चीज़ें कर सके, बिजनेस कर सके, जाके पैसे कमाने के बारे में सोच सके। अब उसको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि उसको पैसे की एक फ्लो है वो आता रहे, उसको वो पैसे मिलते रहे, जैसे उसकी एक जॉब लगी हुई है। तो उस फ्यूचर ज़िशान के लिए मुझे आज से प्लानिंग करनी है ताकि आई विल टेक केयर ऑफ दैट ज़िशान व्हेन ही इज़ ओल्ड, जब उसके पास ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं होगी। एंड फॉर दैट आई एम इन्वेस्टिंग इन पेंशन फंड्स। अब पेंशन फंड्स के आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको उसी तरह एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ अकाउंट खुलवाना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है, दैट वुड बी जस्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स। अगर आपने अकाउंट खोलते वक्त अपना रिटायरमेंट फंड या पेंशन फंड के लिए एप्लीकेशन को नहीं रिन्यू किया या नहीं आपने एप्लीकेशन दी, तो आपको दोबारा खुलवाना पड़ेगा। वंस दैट इज़ ओपन, देन यू हैव ऑप्शन कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना है पेंशन फंड के अंदर। अब पेंशन फंड के अंदर वही क्राइटेरिया होगा कि आप इसमें लो रिस्क कर सकते हैं, मीडियम रिस्क कर सकते हैं और हाई रिस्क कर सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि जनरल रूल ऑफ थंब क्या होता है इन्वेस्टिंग का, कि आप अपने गोल से जितना करीब है आपको उतना लो रिस्क में रहना है और जितना दूर है आपको उतना हाई रिस्क में रहना है। यानी अगर आपका गोल है 60 साल की उम्र रिटायर होने का, जो कि रिटायरमेंट फंड के अंदर यही गोल होता है, और अगर आप 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 28 साल के हैं या 20 ईयर्स के हैं, तो आपका गोल होना चाहिए हाई रिस्क। और अगर आप 45-50 ईयर्स के हैं तो आपका गोल होना चाहिए मीडियम से लो रिस्क। अब जब भी आप लेने जाएंगे तो आपको एक सब फंड्स मिलेंगे कि अगर आपने सिर्फ इक्विटी में जाना है, आपने इक्विटी 50% इक्विटी या 50% मनी मार्केट में जाना है, या फिर 100% मनी मार्केट में जाना है। तो अगर आप 100% मनी मार्केट को चूज़ करेंगे, दैट वुड बी इन्वेस्टिंग इन ओनली बॉन्ड्स, टी बिल्स एंड ऑल दैट गुड स्टफ, जो कि बड़ा लो रिस्क होता है लेकिन उसका लो रिटर्न भी होता है। देन देयर मीडियम रिस्क, जो कि 50% आपके मनी मार्केट होगा एंड 50% वो भी इक्विटी विच इज स्टॉक्स। एंड देन दे वो बी हाई रिस्क 100% इक्विटी, जहाँ पे आपका सारे का सारा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा होगा। एंड द गुड थिंग अबाउट पेंशन फंड्स आर कि इसमें आपको जो साल के बाद या अपनी जब इन्वेस्टमेंट आपकी जो हो रही होती है उसमें जो प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, जब आप उसको बुक करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो इस केस के ऊपर अगर आप पूरे 60 साल तक उसको कर लेते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी 32 साल का हूँ, जो रिटायर्ड ज़िशान के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। इट्स 28 ईयर्स इन हेड। तो मेरी कोशिश यही है कि आई विल गो ऑल 100% इक्विटी, ताकि बाय द टाइम आई हिट 60 आई विल हैव इनफ मनी, और हर महीने में थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करूँगा, विच विल लेट मी लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, जो कि मुझे आज उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं उसको सोचे बगैर आज उसके सारे पैसे आज खा जाऊँगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आई हैव टू थिंक अबाउट हिम एज वेल। एंड द थर्ड सेल्फ इज़ फ्रीडम ज़िशान। और इधर क्या हो रहा होगा कि मैं अपनी फ्रीडम के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम कर रहा हूँ। यानी
मुझे एक ऐसी मुकाम पे पहुंचना है कि जहाँ पे मेरा पैसा जो कि मुझे नौकरी से मेरे बिज़नेस से आ रहा है, मुझे उस पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरी इन्वेस्टमेंट से मुझे इतना पैसा मिल रहा है कि मुझे अगर आज मेरा बिज़नेस ख़त्म हो जाता है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी एंड आई कैन चूज़ वेयर एवर एंड वट एवर आई लाइक। और उसके लिए मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। बट द बिगर थिंग इज़ कि मुझे मेमोरी रिग्रेट नहीं चाहिए। यानी मोर्गन होसल अपनी किताब में कहता है कि आपको फ्यूचर रिग्रेट एक तो मनी वाइज होता है, एक आपको मेमोरी वाइज होता है। यानी आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ लाइफ एसेट्स होते हैं, कोई ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आप अपनी एज के लिहाज से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन के अंदर आपको गेम्स का बहुत शौक था और अगर आप PS3 PS4 PS5 लेना चाहते थे, जो भी आपकी एज है उसके लिहाज से, और आपको उस टाइम वो चीज़ नहीं मिली और आप हमेशा से ये ज़हन में रखते थे कि यार फ्यूचर में जब होगा ना, जब मैं पैसे कमा लूँगा, जब मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊँगा, तो सबसे पहले मैं जाके गेम्स लूँगा। एंड टुडे आई हैव अ वेरी गुड PC जिस पे हर गेम चल सकती है। आई हैव अ स्टीम अकाउंट जिसके ऊपर मेरा कार्ड लगा, मैं जो गेम चाहूँ मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। बट आई डोंट हैव टाइम टू प्ले इट। मैंने 5-6 गेम्स डाउनलोड किए हैं पिछले कुछ 2-3 महीने के अंदर, बट मेरे पास टाइम नहीं है वो खेलने का। ना मैं इन्जॉय कर सकता हूँ, ना मैं वो खेलने का टाइम है। तो थिंग इज़ कि हर चीज़ उस टाइम के लिहाज से बेहतर लगती है। अगर आप 32 साल 33 साल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अचीव कर सकते हैं कि जो आपको उसी साल में अचीव करनी है, और आपको यार मैं रिटायर होकर करूँगा, तो वो रिटायर जब हो जाएंगे वो चीज़ मिल भी जाएगी, उसका वो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है और उसके लिए आपको जो मेमोरी रिग्रेट है उस पर भी काम करना है। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो ऑल इन। और उसके लिए सबसे पहला जो रूल होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स का, कि आपने अपने जो 6 महीने से 8 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। उसका मतलब क्या है कि आपका 6 से 8 महीने का इमरजेंसी फंड बना हुआ है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, कुछ भी जहाँ से भी आपका जो वे ऑफ फंडिंग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, 8 महीने आपका घर चलता रहे और उसमें कोई भी मसले मसाइल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 लाख से घर चल रहा है तो आपके पास 8 लाख उस सेविंग्स में पड़े होने चाहिए ताकि आपका 8 महीने चल सकें। अब मेरा गोल क्या है कि मैंने तो ये लॉन्ग टाइम अगो ये चीज़ कर ली थी कि मेरा इमरजेंसी फंड बन चुका है, साल से ऊपर का बन चुका है। दिस साल मेरा 2026 में गोल क्या है कि इसमें 2 महीने और डालूंगा ताकि मेरे पास 2 महीने एक्स्ट्रा इमरजेंसी फंड आ जाए कि इन केस इफ समथिंग गोज रॉन्ग, वट एवर आई हैड इन माई बैंक ऑलरेडी, ऑन टॉप ऑफ दैट इस साल 2 महीने में और डालूंगा ताकि मैं ज़्यादा फ्री कर सकूँ। और जो रेस्ट मेरा पैसा जाएगा, जो मैंने इन्वेस्ट करना है, दैट विल गो ऑल इन स्टॉक्स। और जो आपका इमरजेंसी फंड है, जो आपने 6 से 8 महीने वाला जो आपने सेव कर रहे हैं, वो आपने इक्विटी स्टॉक्स में या इक्विटी फंड्स के अंदर या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर आपने नहीं डालना, बल्कि आपने उसको मनी मार्केट के अंदर डालना है, लो रिस्क के अंदर डालना है। क्योंकि यहाँ पे आपका वेल्थ बनाने का, बहुत ढेर सारा पैसा बनाने का कोई चक्कर नहीं है, बल्कि आप चाहते हैं कि ये पैसा सेव रहे और लिक्विड रहे। यानी जब भी आप इसको निकालना चाहें आप निकाल सकें। तो उसके लिए मनी मार्केट बेस्ट है और आपको वहीं पे पैसा रखना है। इसके अलावा जो पैसा आपका होगा वो आप इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बेस होनी चाहिए कि आप अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड जैसे ही बन जाए उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, उससे पहले आपको रिस्क नहीं लेना। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज आपको मैक्रोस के ऊपर ध्यान रखना है, अपनी आंख रखनी है, अपने कान रखने हैं कि पाकिस्तान के मैक्रोस कैसे जा रहे हैं, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट किधर है, इंटरेस्ट रेट किधर है, आगे आने सालों में कैसा हो सकता है। आपको डिफरेंट न्यूज़ को फॉलो करना है। आपको सरमाया फाइनेंशियल्स के ऊपर चले जाएं, यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो आपको अपडेट्स दे रहे हैं मार्केट की, वहाँ के उनके पास एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि ये चीज़ों को कवर करते हैं। देन इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर, आप जाके नुक्ता बिजनेस को सब्सक्राइब करें। उनके चैनल पे बहुत अच्छी बातें होती हैं, मैक्रोस की बातें हो रही हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स आके आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि इकॉनमी से ही डिफाइन होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, कहाँ पे सेफ है और इस टाइम क्या चीज़ चल सकती है। क्योंकि इकॉनमी अगर फेवरेबल नहीं है स्टॉक्स के लिए तो स्टॉक्स कैसे चलेंगे। तो ये चीज़ ये मेहनत आपने करनी है। जहाँ पे आपके पास टाइम है फजूल सीजन देखने का, TV शोज़ देखने का, आप देखें, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये कहें मेरे पास वो देखने का टाइम है और ये सब चीज़ देखने का टाइम नहीं है, तो तब वो फजूल चीज़ें। मैं भी इंजॉय करता हूँ TV शोज़, मैं खाना नहीं खा सकता TV शोज़ के बगैर, लेकिन आई स्टिल गो ऑन एंड रिसर्च अबाउट दिस कंपनीज, रिसर्च अबाउट मैक्रोज, और मैं आई कीप माई सेल्फ अप टू डेटेड ताकि जब भी कोई ऐसा मसला मसाइल हो, आई नो कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे खड़ी हैं, कितना इम्पैक्ट हो सकती हैं, ताकि वो जो मेरे ज़हन पे जो टोल आएगा ना, बगैर कुछ जाने और बगैर कुछ पता हुए ये चीज़ आ गई है, तो आई विल नॉट बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि मैं उस पर अच्छा डिसीजन ले सकूं। मैं पैनिक होकर उस चीज़ को बेचूंगा ही। तो ये चीज़ें आपको पता लगनी है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर हफ्ते हर महीने आपको चाहिए कि यार स्टॉक्स किधर किधर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप कुछ अच्छी सोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें सरमाया फाइनेंशियल्स हैं, उनका एक शो आता है हर हफ्ते, आई थिंक हर फ्राइडे को आता है, बेयर्स एंड बुल्स एंड बेयर्स। एंड देन देयर इज़ अ नुक्ता बिजनेस जहाँ पे आई थिंक
स्टॉक टू वॉच और समथिंग लाइक दैट, उनका एक शो आता है, हर हफ्ते आता है, जहाँ पे वो कुछ स्टॉक्स की बातें करते हैं कि स्टॉक्स कहाँ पे खड़ा है, उसके अंदर क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ चेंजिंग हो रही है, फंडामेंटली वो स्टॉक में क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, टेक्निकली स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे जा सकता है। तो आप इन लोगों को फॉलो कर सकते हैं, इन चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड द रीज़न वाई आई एम गिविंग दीज सोर्सेज इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट टू बाय, कि आप जाके जब थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, तो उसका जो फल मिलेगा ना, दैट इज़ समथिंग एल्स। अगर मैं आपको बताऊँ ये जाके ले लो, सो दैट शुड नॉट बी द वे। बिकॉज अगर वो आपको बताएंगे ना ये स्टॉक ले लो, उसके पीछे आपको पूरा एनालिसिस बताएंगे क्या क्या कैसे करना है। एंड व्हेन यू कीप ऑन वॉचिंग देम डे इन डे आउट, तो आपको एक सेंस डेवलप होगी कि मैंने अपने पैसे के साथ करना क्या है, जो अपनी मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उसको कैसे रखना है, लर्निंग्स को कैसे रखना है, ताकि आपका माइंड वैसा बने। जब आपका माइंड वैसा बन जाएगा ना, तो यू विल टेक मोर बेटर बेट्स ऑन योर मनी, ऑन योर लाइफ, देन अगर आपको कोई जैसे स्पून से कोई फीड करवा दे। तो आपने स्पून फीडिंग वाला बंदा नहीं बनना। हमें स्कूल से लेके अभी तक सिर्फ स्पून फीडिंग की गई है। दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी जो सारी लाइफ है उसको अपने हाथ में लें और अपने डिसीजन खुद कॉल करें, खुद लर्न करें। बिकॉज आप 1 साल लर्न करेंगे, किसी को कॉपी करेंगे, 2 साल कॉपी करेंगे, तीसरे साल यू विल बी इन अ प्लेस कि जहाँ पे यू विल कॉल योर ओन शॉट्स। सो बी दैट पर्सन जो 3 साल बाद वाला आपका फ्यूचर सेल्फ होगा, आपको दुआएं देगा। और मैं अगर आपको थोड़ा स्पेसिफिक्स दे दूं कि मैं 2026 में कहाँ पे मेजरली इन्वेस्ट करूंगा, आई एम नॉट गोना नेम एनी कंपनीज, मैं आपको सेक्टर्स बता सकता हूँ कि आई एम गोना इन्वेस्ट इन ऑटोज़ एंड सीमेंट सेक्टर। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टॉप कंपनीज देख लें, उनके प्रोडक्ट्स देख लें, कितनी उनकी सेल्स बढ़ रही हैं, और मुल्की हालात और मुल्की जो पॉलिसीज़ हैं उन सेक्टर्स के अराउंड कैसी हैं, उन कंपनीज़ के अराउंड कैसी हैं, उनके प्रोडक्ट्स के अराउंड कैसी हैं। तो जब तक आप खुद रिसर्च करेंगे, इन चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा इन 2 सेक्टर के अंदर कौन सी बेस्ट कंपनीज़ हैं और आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग हैविली इन दीज 2 सेक्टर्स, एंड बफर के लिए मैंने दूसरे सेक्टर्स में भी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके अंदर भी मैं SIPs करता रहूँगा। अब आपने मेरी कैपिटल एलोकेशन, फाइनेंशियल एलोकेशन तो देख ली कि भाई मैं कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, कैसे कैसे इन्वेस्ट करूँगा, कहाँ कहाँ पे किस किस फ्यूचर सेल्फ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक वो फ्यूचर सेल्फ जो आज से कल को एग्जिस्ट कर रहा है, उसके परसों एग्जिस्ट कर रहा है, नेक्स्ट वीक एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू गिव हिम समथिंग विच इज़ कॉल्ड अ लर्निंग नॉलेज इन्फॉर्मेशन। यानी मैं इस साल कोशिश करूँगा कि मैं अपने आउट ऑफ द वे जाके कुछ किताबें लूँ, कोर्सेज लूँ। अगर मेरे पास पैसे बचते हैं तो मैं पेड कोर्सेज लूँ, पेड इन्फॉर्मेशन लूँ, ताकि मुझे जल्द से जल्द वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि दूसरे लोगों को शायद टाइम लगता है मिलने में, टाइम लगता है समझने के अंदर। तो मेरा गोल ये होगा कि मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से समझूं। बिकॉज जितनी चीज़ों को मैं बेहतर तरीके से समझूंगा, उतना बेहतर मैं अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। बिकॉज अगर मुझे किसी चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है तो उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। उसकी एग्जांपल मैं हमेशा ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक गाड़ी है और आप अपने ड्राइवर को देते हैं कि भाई ये गाड़ी तेरे पास है, तूने घर के सारे काम करने इस गाड़ी के ऊपर, और जो गाड़ी के मसले मसाइल हैं तूने हैंडल करने, मुझे बस बता दे कि महीने के या हफ्ते के बाद मुझे बता दे इसमें क्या क्या मसले आए हैं, कितना फ्यूल लगा है, सब कुछ मैं तुझे पैसे दे दूंगा। और होता क्या कि 3-4 हफ्ते के बाद आप गाड़ी जाके देखते हो तो गाड़ी का सत्यानाश हुआ होता है। 3-4 महीने के बाद आप कहते हो यार, अब बुलाते हो उसको, यार आपने ये क्या किया गाड़ी के साथ, ये वो। तो ड्राइवर आपको कहेगा, अब ड्राइवर बड़ा एक किस्म का सेंसिबल आदमी है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, और वो आपका कभी भी नुकसान नहीं चाहेगा। तो आप शौक में भी हो कि भाई इसने ये क्या किया है। तो आप जब ड्राइवर को बुलाओगे, ड्राइवर आपके पास आएगा, ड्राइवर कहेगा यार मैंने ये चीज़ें की हैं। तो आपको पता लगता है कि यार वो फ्लूइड की जगह पानी डाल रहा था, कूलेंट की जगह पानी डाल रहा है, और कोई भी गाड़ी के इंजन का ख्याल नहीं रख रहा, और लो क्वालिटी मोबिल ऑयल डलवा रहा है, लो क्वालिटी फ्यूल डलवा रहा है, उसकी वजह से इंजन ख़राब हो गया, डिफरेंट चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि उस ड्राइवर जो कि बड़ा सेंसिबल ड्राइवर था और बड़ा एक किस्म का ईमानदार ड्राइवर था और बड़ा लॉयल ड्राइवर था, उसने ये गलतियाँ क्यों की। इट्स नॉट कि वो आपको नुकसान देना चाहता था, उसका हमेशा यही होता था कि आपको अच्छी से अच्छी डील ला के दे। इस वजह से वो सस्ता मोबिल ऑयल डालता था, सस्ता ऑयल डलवाता था, लेकिन उससे हुआ क्या कि गाड़ी ख़राब होगी। अब जितनी नॉलेज, जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास गाड़ी के मुतालिक थी, उसने वो चीज़ अप्लाई की और गाड़ी का ये हाल कर दिया। अगर उसकी नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती गाड़ी के बारे में कि भाई मैंने कूलेंट डालना है, मैंने अच्छा फ्यूल डलवाना है, मैंने अच्छा मोबिल ऑयल डलवाना है, तो गाड़ी को बेहतर तरीके से टेक केयर कर सकता था। अब ये एग्जांपल आपकी लाइफ पे एग्जैक्टली फिट होती है। जो वो गाड़ी है ना, वो आपकी ज़िंदगी है, और जो वो ड्राइवर है ना, वो आप है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को कैसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जितनी वो ज़्यादा होगी, जितनी वो बेहतर होगी, उतनी आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी गाड़ी को बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ कैसे होती है, अपनी लाइफ को कैसे बढ़ाया जाता है, कि मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, मैंने कैसे इन्वेस्टिंग करनी है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो दूर तक जाएगी। वो दूर तक नहीं जाएगी, वो रास्ते में कहीं पे पड़ी होगी और आप ढूंढ रहे होंगे कोई बंदा इसको आके टो कर दे। तो आपने अपनी लर्निंग के ऊपर टाइम स्पेंड करना है, अपनी रिसोर्सेज स्पेंड करनी है। बिकॉज जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं है आपने गाड़ी कहाँ पे लेके जानी है।
क्योंकि मार्केट को आपकी इंटेंशन से नहीं है कुछ। बेशक आपकी इंटेंशन साफ है, आप अपने घर के लिए पैसा बनाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए पैसा बनाना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए पैसा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी नॉलेज जब नहीं है और मार्केट में आप उल्टे टाइम पे पैसा डाल रहे हैं तो आपका पैसा डूबेगा ही। इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस आपको लर्निंग करनी है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी क्या चल रहा है कि भाई हमारे अटेंशन स्पैन इतने ख़राब हो चुके हैं। एक 40 मिनट की वीडियो आ जाए लोग नीचे कंप्लेन करते हैं। अच्छा, एक बंदे ने बैठ के 40 मिनट की वीडियो का मतलब है कि कम से कम 1 घंटे से ऊपर की रिकॉर्डिंग है, बिकॉज वो काफ़ी रीटेक्स होंगे, काफ़ी गलतियाँ होंगी। उस बंदे ने 1 घंटा लगा के आपको फ्री में नॉलेज दिया है, आप उससे ये डिमांड कर रहे हो कि यार वीडियो बहुत लंबी है। मेरी वीडियोज़ के नीचे भी ये आता है कि काफ़ी लंबी वीडियोज़ हैं, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट योर अटेंशन स्पैन। जिसका अटेंशन स्पैन अच्छा है, ये वीडियोज़ उन्हीं के लिए हैं। जो वीडियो एंड तक देखता है ये उन्हीं के लिए हैं, और उनका अटेंशन स्पैन बेहतर होने से ही वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकेंगे। लेकिन जिनका अटेंशन स्पैन बेहतर नहीं है ना, वो काफ़ी मार खाएंगे, क्योंकि उनको 10 मिनट की वीडियो भी ना चुभती है, उनसे नहीं देखी जाती। तो 2026 के अंदर जो पहली वीडियो होगी दैट इज़ अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कल्चर कि हमारे पास अटेंशन स्पैन नहीं है। और अटेंशन स्पैन आपका कंट्रोल कैसा होगा, वो कोई मैजिक से या कोई मोटिवेशन से या किसी और चीज़ से नहीं होगा, बल्कि एक मॉलिक्यूल जिसको आप कंट्रोल कर लेंगे उससे हो जाएगा। एंड दैट मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड डोपामीन, जिसके ऊपर 2026 की पहली वीडियो मेरी इसी के ऊपर है। 2026 की जो सबसे बड़ी चीज़ जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज जब इसको कंट्रोल करेंगे आपकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रेटन आउट हो जाएगी। तो फर्स्ट वीडियो विल बी ऑन इट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके ऊपर, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसी वो वीडियो ड्रॉप हो आपको मिल जाए, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट अवे, बिकॉज दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। बिकॉज जब तक वो फिक्स नहीं होगा, डजेंट मैटर लाइफ गोल्स क्या हैं, मनी गोल्स क्या हैं, स्टडी गोल्स क्या हैं, कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो आई होप आई सी यू इन दैट वन। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।